कुछ लोग सर कह रहे हैं, जैसे माधवी जी हैं, पुरानी व्यूअर्स हैं, वो कह रहे हैं क्या एनसीपी को बीजेपी में मिलाने से कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे, इस तरह की बात की घोटाले। बहुत सारे लोग इसी से मिलता जुलता कई सारे कॉमन सवाल हैं। लोग कहते हैं कि बीजेपी के मशीन में आ जाने से लोग साफ हो जाते हैं, ये जो मोदी विरोधी लोग कहते हैं। लेकिन मेरा तो अपना मानना है, आपसे आगे चर्चा हो, मेरा मानना है राजनीति में यही खेल है, कृष्ण की नीति भी यही है। अब ये लेफ्टिस्ट, ये खैराती कभी इस ढंग से खेल में नहीं फंसते, लेकिन नेशनलिस्ट हमेशा नैतिकता के इस खेल में फंस जाते हैं। और यही होता है कि अपराधी, मैं अभी चर्चा कर रहा था, जहां भी देखिए ये जिहादी कभी नैतिकता में नहीं जाते। इसीलिए आपकी सोसाइटी में एक जिहादी होता है और आप हजार राष्ट्रवादी डर करके रहते हैं, क्योंकि उसके पास नैतिकता नहीं होती है। और इसी, मैं ये नहीं कहता कि नैतिक नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है, सर्वोच्च बात सत्ता है। और जब तक आप सत्ता में नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। और इस देश के लिए जरूरी है कि मोदी सत्ता में हो। मूल बात यह है कि यदि सचमुच अजीत पवार जैसे लोग भ्रष्ट हैं, तो बहुत सारे भ्रष्ट को निपटाना है। मेरा सवाल सर आपसे ये कि ये जो लोगों के अंदर है, ये दुविधा कि क्या भ्रष्ट लोग बीजेपी में आकर के साफ हो जाएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गुस्सा नहीं आएगा क्या? कुछ लोग फिर अगले सवाल पे आएंगे कि कुछ लोग बड़ी जल्दबाजी में, ममता का क्या होगा? जैसे मेरे जैसे लोग कह रहे हैं पहले नीतीश को निपटाया जाना चाहिए, ज्यादा शातिर नीतीश है क्योंकि अपनों से धोखा दिया। पहला सवाल ये सर, क्या ये फैसला बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नाराज होगा? वैसे मैं मानता हूं बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ा नाराज होते रहे हैं, उनको भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जरा माल चाहिए, व्यवस्था चाहिए, सिस्टम चाहिए। अरे भाई, आप इतने छोटे थे, 2 सांसद से दूसरों को मिला करके ही आप बड़े हुए हैं। ये जो नाराजगी की बात हो रही है, उसके क्या मायने हैं सर? हाँ देखिए, ये माधवी जी का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये मनीष जी, इतना आसान नहीं है इसका जवाब। जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि 1400 करोड़ के संपत्ति अजीत पवार की तो जब्त हुई है। तो वो कोई बड़ी खेती कर कर ही अजीत पवार ने इकट्ठा की थी। वो भ्रष्टाचार, घनघोर भ्रष्टाचार की ही वो पैदाइश थी, जिसको बाकायदे जब्त कर चुकी है ईडी। तो वो कोई आरोप नहीं है, वो ईडी जब्त कर चुकी है और आज 2-3 साल हो रहा है। ये छगन भुजबल तो बाकायदे 2.5 साल जेल काट के आया है, मनी लॉन्ड्रिंग में काट के आया है। 300 करोड़ की इसकी संपत्ति जब्त है, जो बेनामी करके आईटी ने जब्त की। आज तक कोई क्लेम करने नहीं आया, बेनामी है वो। तीसरा अभी मैं नाम ले रहा था, ये अनिल देशमुख जो है, जो काट के आया 11 महीने जेल। तो इस तरह के जवाब जो है, ये प्रफुल्ल पटेल की पूरी संपत्ति जब्त है, जहां वो रहता उसी के, उसके 4 फ्लैट कई हजार स्क्वायर फुट के हैं, वो जब्त है। वर्ली ऐसी जगह पे तो समझिए सैकड़ों करोड़ मनी की उसकी संपत्ति हुई। जो मुंबई के लोगों समझ रहे होंगे कि वर्ली में एक चार फ्लोर जब्त हो जाना क्या उसके मायने रखते हैं। तो ये जवाब तो देने पड़ेंगे, और ये बहुत महंगे पड़ेंगे जवाब। कोई इसका कोई सटीक उत्तर नहीं है। लेकिन ये सवाल पूछेगा कौन मनीष जी? ये सवाल पूछेगा कौन? सबसे खास बात यह है कि जब से ये खेल शुरू हुआ है, तो 2 ही आदमियों को मैंने देखा। एक संजय राउत वहां से आया कि क्या वॉशिंग मशीन है भाजपा, और दूसरा वो आज तक चैनल पे मैंने देखा, वो इसी में जुट गया कि पीयूष गोयल ने ये कहा था, फडणवीस ने कहा था, फलाने ने कहा था, अमित शाह ने ये कहा था कि ये भ्रष्ट है। अरे सबको मालूम है भ्रष्ट है। लेकिन अगर क्या भाजपा वॉशिंग मशीन है, तो कांग्रेस ने क्या लॉन्ड्री खोल रखी है? कांग्रेस तो लालू यादव को पिछले 14-15 साल से धो रही है, उसको क्लीन क्लीन कर रही है। नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर लालू यादव को लिया था, तो नीतीश कुमार के यहाँ कौन सी लॉन्ड्री लगी हुई है, कौन सी लॉन्ड्री खुली हुई है? ये जो 2.25 लाख करोड़ के घोटाले में डीएमके वो बाकायदे कांग्रेस की पार्टी में शामिल है, आज भी उस गठबंधन में शामिल है। तो कौन इनके पास कौन सी लॉन्ड्री लगी हुई? इनसे कौन सवाल पूछ रहे हो? या वो संजय राउत जो बात कर रहा है, तो वो जब 2019 में हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए गा रहा था शरद अजीत पवार के गले में हाथ डाल के, तब उसको नहीं मालूम था कि अजीत पवार ने क्या किया। उससे पहले शिवसेना भी तो यही करती थी। तो देखिए, वो जो माधवी जी का सवाल था, उसकी वजह एक बता दूं कि एक कवि थे हमारे यहाँ, रामेंद्र त्रिपाठी जी, इनकी कविता है कि राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है, इस मंडी में सबने मदिरा पी ली है, और कमरबंद पुख्ता है सिर्फ दलालों के, आम आदमी की तो धोती ढीली है। तो ये इसको आप स्ट्रेटजिक कह लीजिए, रणनीतिक कह लीजिए। मगर ये जरूरी भी था। उसकी वजह बता दूं कि इसके लिए भी मजबूर कौन करता है?
जिस जिस अजीत पवार को, जिस शरद पवार को, जिसको हम लोग ढोल बजा के बात कर रहे हैं कि इसकी इतनी संपत्ति जब्त, इसकी इतनी संपत्ति जब्त, उसके बावजूद इसी इसी एनसीपी को, इसी शरद पवार के चेहरे को, इसी छगन भुजबल के चेहरे को करीब करीब 17% वोट मिला है। 17% मतदाताओं ने महाराष्ट्र के 90-92 लाख वोट मिले हैं। तो वो क्या क्या कहा जाएगा, कौन लोग हैं जिन्होंने इन भ्रष्टाचारियों को, इन बेईमानों को मजबूत किया है। दूसरा, एक ये जो सारे सवाल है, मैंने कहा ना कि मैं भी इस बात से सहमत हूँ, गंभीर मामला है, क्योंकि ये पूरा दल ही भ्रष्टाचारियों का है। मैं जब शिवसेना एकनाथ शिंदे शामिल हुए थे तब मैं इतना वो नहीं था, लेकिन इनका तो पूरा कुनबा ही, इनकी पूरी हिस्ट्री है। लेकिन इससे पहले भी जो लोग आए हैं, पिछले नरेंद्र मोदी की जो सरकार चल रही है केंद्र में, या मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, तो एक योगी बाबा और नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए या कुछ मंत्रियों को छोड़ दीजिए, बाकी क्या सब बड़े हरिश्चंद्र हैं, सबके बड़े। लेकिन ऊपर बैठा आदमी जब ठीक होता है तो नीचे गड़बड़ी नहीं हो पाती, इस तरह की लूट नहीं हो पाती, यही एक विश्वास है। और नरेंद्र मोदी अब तक उस विश्वास में खरे उतरे हैं, तो ये मक्खी निगलनी पड़ेगी हम लोगों को। बिल्कुल, आपने बहुत शानदार जवाब दिया सर इसका, कि सवाल तो पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल पूछेगा कौन? ये चिरकुट, ये गिरगिट। अरविंद केजरीवाल पूछ रहा है कि कल तक जिसको भ्रष्टाचारी बोलते थे, उन पर सीबीआई ईडी की रेड करते थे, आज उन्हें ही अपनी सरकार में शामिल कर लिया। शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी? जो बात जो तो अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, उनका मतलब होता है सबको अपनी पार्टी में शामिल करूंगा। मैं और सतीश जी हम दोनों यही सवाल करते हैं कि सवाल तो पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, आपसे सवाल तो पूछे जाने चाहिए कि आपने अजित पवार को क्यों लिया, आपने प्रफुल्ल पटेल को क्यों लिया। लेकिन जब ये सवाल केजरीवाल पूछेगा, जब ये सवाल लालू यादव पूछेंगे, भ्रष्टाचार सजा याफ्ता अपराधी पूछेगा, जब ये सवाल राहुल गांधी पूछेंगे, तो ये सवाल मृत हो जाएगा, लाश बन जाएगा। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये फैसला इसलिए सही है क्योंकि ये सवाल केजरीवाल नहीं कर सकता। जो केजरीवाल ने अपनी राजनीति शुरू लालू यादव के भ्रष्टाचार से की, शरद पवार के भ्रष्टाचार के खिलाफ की, वो पटना में उसी शरद पवार के गोद में आदमी बैठा हुआ था। जब ऐसे ऐसे लोग सवाल पूछेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि आपने अजित पवार को क्यों लिया, तो इस सवाल एक लाश बन जाएगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये खलियर खैराती, ये सनसनीबाज, ये दाढ़ी नोचने वाला, ये बेईमान और चोरों की फौज जो यूट्यूब पे ये सवाल कर रहे हैं, और राष्ट्रवादी लोग भी कूद कूद जा रहे हैं, उन्हें ये कहना चाहिए कि तुम नहीं पूछोगे सवाल, तुम्हारी हैसियत नहीं है सवाल पूछने का। इसीलिए सत्ता एक ऐसे व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो निष्कलंक है, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, और किसी की हैसियत नहीं जिसके ऊपर दाग लगा देने का। मैं और सतीश जी ये सवाल पूछूंगा, मैं और सतीश जी प्राइम मिनिस्टर से सवाल कर सकता हूं, लेकिन बेईमान और चोर पत्रकार नहीं करेंगे। हमारा सवाल ये था सर, इस चिरकुट के सवाल पे भी जरा सा देंगे। नहीं भाई, इसका यही जवाब था कि ये इसका तो चेहरा इतना काला, इसके दो मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में, इसके पहले कानून मंत्री जेल चला गया, वो एक मंत्री राशन कार्ड बनाने में जेल चला गया, तो वो इसके बाद जब ये इस तरह की बातें कर रहा है तो समझ लीजिए क्या इसकी मतलब चोर मचाए शोर वाली कहावत है इसकी। लेकिन जो माधवी वैष्णव जी का था, तो अब उनको एक और स्पष्टीकरण दे दूं कि देखिए, ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो या छगन भुजबल, ये नरेंद्र मोदी की चॉइस नहीं है, ये पहले समझ लीजिए आप। ये उनकी चॉइस नहीं है, ये मजबूरी है। ये मजबूरी मैंने कहा कि 92 लाख वोट वहां महाराष्ट्र की जनता ने दिया है। तो यहाँ पर ये कोई ऐसा नहीं कि बड़ा पसंद करके इनको अपने साथ लिया, ये इनकी मजबूरी है, करना पड़ेगा। और उसके बाद विश्वास आप इसलिए करिए कि 9 साल से ये प्रधानमंत्री सरकार को चला रहा है, केंद्र की सरकार को, और छोटी मोटी सरकार नहीं। मतलब जो कई बार बता चुका हूं कि 16 लाख करोड़ का जो बजट था 2014 में, वो बजट अब की 42 लाख करोड़ का है, पिछली बार 39 लाख करोड़ का था। तो इतने बड़े बजट वाली सरकार चला रहा, और आप हो चाहे मैं हूं, आप एक भी भ्रष्टाचार का या सरकारी रकम की लूट का एक भी प्रकरण अभी तक सामने नहीं आया है। तो इसका मतलब ईमानदार आदमी सरकार चला रहा, और ईमानदार आदमी को सरकार चलाने के लिए कैसे कैसे दांव चलने पड़ेंगे, इस पर मैं समझौता करने को सहमत हूं। क्योंकि जिस दिन नरेंद्र मोदी बेईमान हो जाएंगे, उस दिन मैं इस तरह के फैसलों में ज्यादा चिल्लाऊंगा, ज्यादा उंगली उठाऊंगा। लेकिन अभी तक क्योंकि 9 साल के इस फैसले पूरी शासनकाल के दौरान
एक भी मामला, छोटा बड़ा तो छोड़ दीजिए, छोटा मामला भी सामने नहीं आया जहां ये कि सरकारी रकम की लूट हो रही है। तो ये जो आए हैं ये आ जाएंगे, इनका एक कोने में कहीं पड़े रहेंगे, एक तरह से स्टेपनी की तरह रहेंगे ये। उत्तर प्रदेश में कुछ लोग आए थे तो बड़ा तब भी हल्ला मचा, तो मैंने कहा था कि आने दो, उनकी हैसियत सबको मालूम है क्या है। तो ये विश्वास रखिए कि एक आदमी है कि जो जिसके जिसके जिन्हें ड्राइविंग सीट पे है, जिसके हाथ में स्टेयरिंग है, और वो गाड़ी बहुत बढ़िया चला रहा है। अब उस गाड़ी में हवा कौन भर रहा है, पेट्रोल कौन डाल रहा है, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करोगे, गाड़ी को पोंछ के चमका कौन रहा है, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है नहीं है। जब तक वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है। बाकी सवाल बिल्कुल आपका जायज है, लेकिन मैंने उसका हाँ, आपको तार्किक उत्तर दे दिया। बिल्कुल आप सबका सवाल जायज है। बार बार लोग कहते हैं सर ये पसंद नहीं आया। हम आपको कहते हैं कि आपका सवाल, आपकी पीड़ा बिल्कुल वाजिब है, लेकिन उन चिरकुटों के षड्यंत्र में मत फंसिए जो आपसे कहते हैं कि क्या मोदी के वॉशिंग मशीन में सब साफ हो जाता है। तो उनसे कहिए कि हाँ, सब साफ हो जाता है, सब साफ हो। जो चिरकुट आपसे कहे कि मोदी के वॉशिंग मशीन में क्या बेईमान साफ हो जाता है, साफ हो जाता है। हमारे पास उदाहरण एक से एक हैं कि ऐसे ऐसे डाकू लिटोरों में ऐसा परिवर्तन आया। मोदी की सत्ता और योगी के सामने ऐसे चोर बेईमान नहीं चलेंगे, और चोरों को भी आकर के समर्पण करना पड़ेगा। और हो सकता है, आज मैं सुन रहा था आप नितिन गडकरी को, बेईमानों के भी घर छीने जा सकते हैं अपनी पार्टी के अंदर भी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है सर, इन सबको समझना पड़ेगा। जितने चोर, जितने खैराती आपसे सवाल करें, मैं देख रहा हूं कि जेम्स राय के चेले पुराने वाले, ये राजीव शुक्ला के चेले ट्विटर पे खूब कूद रहे हैं वॉशिंग मशीन में। तो उन चिरकुटों के जवाब दीजिए, उन चिरकुटों को, हाँ साफ हो जाते हैं। अजित पवार भी साफ हो जाएगा और छगन भुजबल भी साफ हो जाएगा, क्योंकि हमें भरोसा है कि इस देश की बागडोर किसके पास। आपने बहुत अच्छी बात कही, ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है हमें इससे महत्वपूर्ण नेशन के लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपसे भी सर हम आगे, सर ये इसलिए जरूरी है कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट रातों रात तिस्तासी तलवार जैसे करप्ट, जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट मानता है कि एफआईआर करो, इसने सत्ता के खिलाफ षड्यंत्र किया। एक तरह से ये राजद्रोह था जो महाराज गुजरात की सरकार के साथ तिस्ता ने किया। उस तिस्तासी तलवार के लिए सर मैंने शाम में विश्लेषण किया है। तमाम जज भरतनाट्यम देख रहे थे, सीजीआई के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के सभी जज भरतनाट्यम देख रहे थे। चीफ जस्टिस के मोबाइल पे फोन आता है तिस्तासी तलवार जब अरेस्ट होने वाली है, और उसी समय शनिवार के दिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट बैठती है। शर्म नहीं आती इन जजों को? तब सोचिए कि इस देश की सरकार की, नरेंद्र मोदी की लाचारी क्या है। इस नरेंद्र मोदी के खिलाफ तिस्तासी तलवार का षड्यंत्र है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। भरतनाट्यम देख रहे थे। तमिलनाडु के जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो भावी चीफ जस्टिस है, उनकी बिटिया का भरतनाट्यम हो रहा था और पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठ करके देख रहा था। मैंने शाम में विश्लेषण किया है इसको, उसे जरूर आप लोग सुनिएगा। ये तो व्यवस्था है, और ये तभी हो सकता है जब प्रचंड बहुमत की सरकार होगी, क्योंकि ये जो उस फिल्म का जो डायलॉग है कि सरकार भले ही अपनी, सिस्टम उनका है। ये सिस्टम का उदाहरण है कि इस देश का चीफ जस्टिस फोन पे आज कोलिजियम बैठाता है, जजेस तय करता है। सोचिए 2 बार बैठक होती है, उस मीटिंग से सीजीआई बाहर आते हैं, बाहर फोन पर बात करते हैं, बेंच तय कर दी जाती है फोन पर ही। मजाक बनाकर रख दिया है इस देश को। क्या प्राइम मिनिस्टर को इससे बुरा नहीं लगता होगा? इन तमाम चीजों से लड़ने के लिए जरूरी है कि आपको अपनी भुजाएं मजबूत करनी पड़ेगी। इसीलिए इन बेईमानों को भी साथ मिलाना पड़ेगा ताकि आपकी ताकत मजबूत हो। सर क्या लगता है, इससे यूसीसी वाला मामला हो या सीए का मामला हो या फिर सुप्रीम कोर्ट को नकेल कसने का मामला हो, ये तमाम चीजें, चूंकि महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, मोदी को और ताकत चाहिए था ताकि इस सिस्टम से वो लड़ सकें, इस सिस्टम को पस्त कर सकें। हाँ मनीष जी, बहुत ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ, सबको सबको उसके बारे में जानकारी, सबको ज्ञात है। उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मनीष जी, हमारे भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, और भगवान कृष्ण है। तो भगवान राम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम एक है, वो मगर अपने जीवन में जब कुछ आता है तो हम उदाहरण किसका लेते हैं, ज्ञान किससे लेते हैं, प्रेरणा किससे लेते हैं? वो है गीता, भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम उनको नहीं कहा जाता, क्योंकि उन्होंने महाभारत करवा दी थी। और महाभारत में मेरे भी कई सवाल हैं, कई लोगों के सवाल हैं
कि उस पर फिर सवाल उठते कि भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, चाहे वो कर्ण का वध हो, तो इस तरह के जो मामले हैं। लेकिन अंत क्या हुआ, दोनों मर के खप गए, दोनों खत्म हो गए, जितने पापी दुष्ट थे वो सबका नाश हो गया। तो जब भी कभी कोर्ट होता है किसी बात को लेकर, तो गीता के हम उदाहरण लेते हैं, कृष्ण ने क्या कहा था। भगवान राम का उदाहरण हम नहीं लेते, वो मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने 12 साल वनवास झेला और बहुत उन्होंने कष्ट सहे। भगवान कृष्ण ने दूसरे तरीके से चीजों को निपटाया। वो एक तो वो आप उस वाली लीला में चलिए कि हर जगह बहुत गलत सही का तराजू लेकर सबके सामने नहीं बैठा जाता। जब सामना पापियों से हो तो फिर उनसे दूसरे तरीके से निपटा जाता। हमारे यहाँ बुजुर्ग हुई एक कहावत है, सबने सुनी होगी, कि टेढ़ी उंगली से घी निकालना, और वो टेढ़ी उंगली से घी कहीं कहीं निकालना पड़ता है। महाराष्ट्र में निकाला है। मैंने खुद कहा कि सवाल है ये, लेकिन उस सवालों के जब आप अंत में पहुंचिए तो उसका अंतिम परिणाम क्या है, तो वो परिणाम सर्वश्रेष्ठ है। पिछले 9 साल से देश बहुत दूसरी दिशा में जा रहा है, बड़ी तेजी से जा रहा है। पूरी दुनिया उस पर ताली बजा रही है, पूरी दुनिया आश्चर्य कर रही है। तो इस तरह के अगर कुछ बात है तो क्या कारण है, बहुत ज्यादा हम लोग जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है उसका विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन इससे देश को या समाज को कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ है इस तरह के समझौतों में। तो ये भी नहीं होगा, ये मान के चलिए, विश्वास करिए, और सब बढ़िया होगा। तो ये इनको तो मैंने कहा कि जब ये कहते हैं भाजपा वॉशिंग मशीन है, भाजपा ही प्रवक्ताओं को पता नहीं कौन सी उनकी जवान को लकवा मार जाता है कि वो पूछे कि तुम्हारे पास कौन सी लॉन्ड्री लगी हुई है, कि लालू यादव उसमें 5 मामलों में सजा याफ्ता, और वो बिल्कुल तुम्हारा बिल्कुल क्या कहे कि सामाजिक न्याय का बड़ा वाद विधाता बना हुआ, मसीहा हुआ जा रहा। वो डीएमके स्टालिन जो सिवाय भ्रष्टाचारियों का पूरा गिरोह है, चाहे कनीमोजी, चाहे टी राजा, अभी वो गया है कौन सेंथिल, वो जेल चला गया। वो खुद स्टालिन पे कम से कम आधा दर्जन आरोप, ममता बनर्जी के 2-2, 3-3 मंत्री जेल में, और सैकड़ों करोड़ बरामद हो रहे हैं। तो वो कौन से बड़े दूध के धुले हैं। और उन्होंने, सबसे खास बात है कि उन्होंने कहां पहुंचा दिया अपने अपने प्रदेश को। तो नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन उदाहरण दे रहे हैं राधे कृष्णा जी की बीजेपी लॉन्ड्री है। यकीन नहीं होता, हेमंत बिश्व शर्मा को देख लो, राष्ट्रवादी बन गया, आरएसएस वालों से भी बड़ा। सही बात है, आज आरएसएस वालों से बड़ा राष्ट्रवादी है हेमंत बिश्व शर्मा। तो सचमुच मुझे लगता है कि जवाब दीजिए, यही परसेप्शन का खेल है। सालों से ये दलाल टाइप के लोग परसेप्शन बनाते रहे, उनके मुंह पे मारिए और कहिए कि हाँ वॉशिंग मशीन है भी नरेंद्र मोदी। हेमंत बिश्व शर्मा को देख लो, बहुत अच्छी बात लिखी है उन्होंने। बहुत बढ़िया, मेरी नजर चली गई, जब आपके साथ डिस्कशन करता हूं तो नजर चली जाती है। सर नहीं बनी जी, वो मैंने आज देखा ना कि आज तक चैनल साफ से जुट गया, और पता नहीं कहां की कटिंग निकाल के दिखा रहा, तो वो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा था कि एक एजेंडे के तहत ये काम किया जा रहा है, एक परसेप्शन लड़ा जा रहा है कि भाजपा भी बड़ी बेईमान पार्टी है। वो एक एजेंडे के तहत ये काम हो रहा है। इसलिए ये बढ़िया सवाल माधवी वैष्णव जी ने पूछा, तो चर्चा हम लोगों ने कर ली। ये वास्तव में बिल्कुल कतई बैकफुट पे मत आइए। ये आपकी अपनी व्यक्तिगत शिकायत भले अपने मन में रखिए, लेकिन आप ये सोचिए कि इनसे लड़ने के लिए ये जरूरी है। आखिर अजित पवार या प्रफुल्ल पटेल या छगन भुजबल, इनके आने से जो ताकत मिली, उस ताकत का इस्तेमाल किसके खिलाफ होगा? उस ताकत का इस्तेमाल इन भ्रष्ट कांग्रेसियों के खिलाफ होगा। ये विकल्प आप कल्पना करिए कि 2024 में, कल्पना की बात कर रहा हूँ, हालांकि कहीं साकार नहीं होनी किसी की, कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को छोड़कर राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या हाल होगा। ये मुझको बताने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत नहीं, स्वतः आप समझ जाएंगे। तो ये इतनी बड़ी जब समस्याएं, इतने बड़े जब संकट सामने हो, तो इस तरह के समझौते कोई मुझको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते। बिल्कुल सर, सोनिया गांधी के देवर जी के चैनल पर इस तरह के विश्लेषण चलते रहेंगे, और ये एजेंडा सब समझ में। इसीलिए कहता हूं कि परसेप्शन, षड्यंत्र समझिए कि वॉशिंग मशीन, उनको जवाब दीजिए कहां वॉशिंग मशीन है। नरेंद्र मोदी जब तक है, मैं बीजेपी को वॉशिंग मशीन नहीं कहता, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी वॉशिंग मशीन है। जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक हमारा विश्वास है कि हाँ सब साफ होकर के निकलेंगे, अजित पवार भी साफ होकर निकलेंगे। सर जाते जाते एक सवाल, चूंकि विश्लेषण लंबा हो रहा, हम चाह रहे थे 40 मिनट से पहले समेटेंगे। सर कांग्रेस ये एजेंडा तो अपने देवर के चैनलों से, अपने चेलों चमचों के चैनलों से, अपने खलियर खैरातियों के यूट्यूब चैनलों से एजेंडा चलवा लेगी कि वॉशिंग मशीन है क्या बीजेपी। लेकिन मजा तो आज कांग्रेस को भी आ रहा होगा सबसे ज्यादा। इसी शरद पवार ने इंदिरा गांधी को 1977 में झटका दिया था।